निवेश की दुनिया में एक सवाल है जो शायद हर किसी के मन में आता है। क्या बाजार के चैंपियंस को, मतलब उन बड़े नामों को चुनने की कोशिश करनी चाहिए या फिर चुपचाप पूरे बाजार को ही खरीद लेना चाहिए? एक तरफ है एक्टिव इन्वेस्टिंग का ग्लैमर, जहां बड़े बड़े मैनेजर वो शेयर चुनते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा दम है। सुनने में बड़ा रोमांचक लगता है ये। और दूसरी तरफ है पैसिव या इंडेक्सिंग, जो सच कहूं तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। आप बस निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स की नकल करते हैं। और आज हम इसी बड़ी बहस की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। एक तो निवेश की दुनिया के दो दिग्गजों बिल मिलर और चार्ल्स एलिस के बीच हुई एक जबरदस्त बहस का सार है। साथ ही भारतीय निवेशकों द्वारा की जाने वाली जो आम गलतियां हैं उन पर एक गाइड भी है। और क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट है जिसमें कुछ बेहतरीन मानसिक मॉडल दिए गए हैं जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस जानकारी के ढेर से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो एक निवेशक को जानने की जरूरत है, ताकि वो स्मार्ट और शांत रहकर अपने पैसे को सही दिशा दे सकें। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। इन स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे चार्ल्स एलिस का एक आंकड़ा मिला जिसने मुझे सच में चौंका दिया। वो कहते हैं कि 84% एक्टिव मैनेजर अपने ही तय किए गए लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। 84%, मतलब 10 में से 8 से ज्यादा विशेषज्ञ जिनकी पूरी नौकरी ही यही है, वो बाजार को हराने में नाकाम रहते हैं। और ये सिर्फ एक राय नहीं है, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो भी यही कहानी कहते हैं। SPIवे इंडिया की एक रिपोर्ट है जो इसी चीज पर नजर रखती है। उसके मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत में 85% से ज्यादा लार्ज कैप एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क को नहीं हरा पाए। बेंचमार्क यानी निफ्टी 50 या सेंसेक्स, जिनसे उनका प्रदर्शन तौला जाता है। बिल्कुल, और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये एक दशक का ट्रेंड है। एक दशक का, ये तो कमाल की बात है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि निवेशक ज्यादा फीस देकर भी कम रिटर्न क्यों ले रहे हैं? बिल मिलर इसका एक दिलचस्प कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि लगभग 70 से 75% मैनेजर जो खुद को एक्टिव कहते हैं, वे असल में क्लोजेट इंडेक्सर्स हैं। क्लोजेट इंडेक्सर्स मतलब वो पर्दे के पीछे से सिर्फ इंडेक्स की नकल कर रहे हैं? हाँ, और एक्टिव होने का दिखावा करके हमसे ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे दो बहुत मजबूत कारण हैं जो चार्ल्स एलिस बताते हैं। पहला है लागत का बोझ। लागत का बोझ? हाँ, इसे एक साधारण गणित से समझते हैं। एक अच्छे एक्टिव फंड की सालाना लागत, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो करीब 1.5% हो सकती है। वहीं एक इंडेक्स फंड की लागत सिर्फ 0.2% के आसपास होती है। सुनने में तो ये 1.3% का अंतर बहुत छोटा लगता है। मतलब एक साल में क्या ही फर्क पड़ेगा। और यही हम सब गलती कर जाते हैं। अगर कोई 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का निवेश करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से ये छोटा सा 1.3% का अंतर उनके फाइनल रिटर्न में 35 से 40 लाख रुपए तक का फर्क ला सकता है। क्या 35 से 40 लाख? जी हाँ, ये एक पूरी कार या घर के डाउन पेमेंट जितनी रकम है जो सिर्फ ज्यादा फीस में चली गई। यानी आप कह रही हैं कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स तो रेस शुरू होने से पहले ही अपनी फीस के बोझ तले दबे होते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर 85% एक्टिव फंड्स हारते हैं तो इसका मतलब 15% तो जीतते भी हैं। तो क्या ये पूरी बहस उस 15% को ढूंढने की कला के बारे में नहीं है? शायद एक्टिव मैनेजमेंट बेकार नहीं, बस बहुत मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर चार्ल्स एलिस का दूसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, लूजर्स गेम। लूजर्स गेम? ये क्या है? वो निवेश की तुलना टेनिस की खेल से करते हैं। प्रो टेनिस, जैसे विंबलडन में खिलाड़ी बेहतरीन शॉट मारकर एस लगाकर पॉइंट जीतते हैं। ये एक विनर्स गेम है। लेकिन हम जैसे आम खिलाड़ी जब खेलते हैं तो मैच कौन जीतता है? जो कम गलतियां करता है, जो गेंद को नेट में कम मारता है। एकदम सही। वो एक लूजर्स गेम है। जीत शानदार शॉट खेलने से नहीं, बल्कि बेवकूफी भरी गलतियों से बचने से मिलती है। एलिस कहते हैं कि आज के दौर में जहां जानकारी सबके पास है और बाजार में हजारों स्मार्ट लोग काम कर रहे हैं, ज्यादातर निवेशकों के लिए निवेश एक लूजर्स गेम बन गया है। अच्छा, मतलब शानदार रिटर्न कमाने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है बड़ी गलतियों से बचना। बिल्कुल, और जो क्लोजेट इंडेक्सर्स हैं वो यही कर रहे हैं। उनका मकसद निवेशक को जिताना नहीं है, बल्कि इतना सुरक्षित खेलना है कि वो अपनी नौकरी ना हारे।
वो इंडेक्स से बहुत दूर जाकर अंडर परफॉर्म करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक्टिव मैनेजमेंट हर जगह, हर सेगमेंट में पूरी तरह से बेकार है? कहीं तो ये काम करता होगा। हाँ, करता है, और आंकड़े इसका भी जवाब देते हैं। स्पाइवा की रिपोर्ट ही बताती है कि जहां लार्ज कैप में एक्टिव मैनेजमेंट संघर्ष कर रहा है, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में कहानी बिल्कुल अलग है। अच्छा। 2023 के मध्य तक के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 34.5% मिड और स्मॉल कैप फंड्स ही अपने बेंचमार्क से पीछे रहे। मतलब लगभग 65% ने बाजार को हराया। ये तो बिल्कुल उल्टी कहानी है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह है जानकारी का फर्क। देखिए, बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, TCS या HDFC बैंक, इन पर सैकड़ों एनालिस्ट नजर रखते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी खबर पब्लिक होती है। वहां कोई छिपी हुई जानकारी निकालना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों पर कम लोगों का ध्यान जाता है। वहां एक कुशल और मेहनती मैनेजर ऐसी जानकारी या अवसर ढूंढ सकता है जो बाजार की नजर से शायद छूट गए हों। तो हाँ, एक्टिव मैनेजमेंट कुछ हिस्सों में काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए सही मैनेजर और सही सेगमेंट चुनना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि बाजार को हराने की कोशिश से ज्यादा मुश्किल लड़ाई तो खुद से है। बिल्कुल सही बात है। बिल मिलर चार्ल्स एलिस की किताब का हवाला देते हुए एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हम बाजार के इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को खुद से बचा सके। चलिए समझते हैं कि एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद कैसे बन जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक स्रोत भारतीय निवेशकों की 10 सबसे आम गलतियों की सूची देता है, लेकिन उनमें से 2 गलतियां एक बहुत खतरनाक चक्र बनाती हैं, फोमो और पैनिक सेलिंग। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओह, ये तो हम सब ने महसूस किया है। जब कोई स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता है और सारे दोस्त उसी की बात कर रहे होते हैं, तो लगता है कि हम ट्रेन मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी फोमो में निवेशक उस बढ़ते हुए शेयर के पीछे भागता है और अक्सर उसे तब खरीदता है जब वो अपने चोटी पर होता है, क्योंकि तभी वो सबसे ज्यादा चर्चा में होता है। मान लीजिए किसी ने एक ट्रेंडिंग टेक स्टॉक को 500 रुपए में खरीद लिया क्योंकि सब कह रहे थे कि ये 1000 का होगा। अब शुरू होती है चक्र की दूसरी गलती, पैनिक सेलिंग। हाँ, जैसे ही बाजार में थोड़ी गिरावट आती है या उस स्टॉक के बारे में कोई बुरी खबर आती है, वो 500 से गिरकर 400 पर आ जाता है। अब निवेशक का डर उसकी रिसर्च पर हावी हो जाता है। उसे लगता है कि ये 0 हो जाएगा और वो डर कर अपनी अच्छी संपत्ति को सबसे बुरे समय में 20% के नुकसान पर बेच देता है। उसने चोटी पर खरीदा और तल पर बेचा। निवेश का सबसे पहला नियम ही तोड़ दिया। एक लेख में इन रोमांचक ट्रेंडिंग निवेशों की तुलना फास्ट फूड से की गई है। मतलब ये आकर्षक लगते हैं, मजेदार लगते हैं, लेकिन लंबे समय में सेहत के लिए हानिकारक है। और इसका उपाय है बोरिंग निवेश। वो पौष्टिक घर का खाना है। जैसे एशियन पेंट्स या HDFC जैसी कंपनियां जो दशकों से चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपना काम कर रही हैं और निवेशकों के लिए लगातार संपत्ति बना रही हैं। इसी बोरिंग लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान काम करता है। SIP को अक्सर अनुशासन का तरीका कहा जाता है, लेकिन यह इन भावनात्मक गलतियों से, मतलब फोमो और डर से, कैसे बचाता है? देखिए, SIP आपकी भावनाओं को समीकरण से ही हटा देता है। बाजार चाहे ऊपर हो या नीचे, आपकी एक तय रकम हर महीने निवेश हो रही है। जब बाजार फोमो के कारण महंगा होता है तो आप उसी पैसे में कम यूनिट खरीदते हैं, और जब बाजार पैनिक में गिरता है तो आपकी SIP उसी पैसे में ज्यादा यूनिट खरीद लेती है। अच्छा, इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं ना? एकदम। लंबे समय में ये आपकी औसत खरीद कीमत को कम कर देता है और आपको सही समय खोजने के उस असंभव काम से बचाता है। ये आपको तब खरीदने पर मजबूर करता है जब दूसरे डर रहे होते हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि हम अपनी भावनाओं के हाथ की कठपुतली हैं। हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिनसे हम अपने दिमाग को ही हैक करके इन गलतियों से बच सकें? शायद कोई मानसिक ढांचा या टूलकिट? हाँ, बिल्कुल है। और इसके लिए क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट कुछ बेहतरीन मानसिक मॉडल या तरीके बताती है। इनमें से 2 तो हर निवेशक के लिए बेहद उपयोगी हैं। पहला है इनसाइड व्यू बनाम आउटसाइड व्यू। ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इनसाइड व्यू का मतलब है जब हम किसी समस्या को बहुत ही व्यक्तिगत और अनोखे तौर पर देखते हैं। जैसे, मेरा निवेश का आइडिया बहुत खास है, ये कंपनी तो कमाल कर देगी। हम सिर्फ उसी एक कहानी पर फोकस करते हैं।
जबकि आउटसाइड व्यू हमसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछता है, जब दूसरे लोग ऐतिहासिक रूप से ऐसी ही स्थिति में थे तो उनका क्या नतीजा निकला था। अच्छा, तो ये हमें हमारी अपनी कहानी से बाहर निकालकर आंकड़ों और इतिहास को देखने के लिए मजबूर करता है। एकदम। उदाहरण के लिए वो SPIVR रिपोर्ट जो हमने अभी डिस्कस की, वो एक बहुत शक्तिशाली आउटसाइड व्यू है। आपका इनसाइड व्यू कह सकता है कि मेरा फंड मैनेजर बहुत स्मार्ट है, वो बाजार को जरूर हरा देगा। लेकिन आउटसाइड व्यू यानी SPIVR का डेटा हमें बताता है कि ऐतिहासिक रूप से 85% स्मार्ट मैनेजर ऐसा नहीं कर पाए हैं। ये हमें हकीकत के करीब लाता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है प्री मॉर्टम। ये कमाल का मानसिक अभ्यास है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले एक पल के लिए कल्पना करें कि 1 साल बीत चुका है और आपका ये फैसला पूरी तरह से गलत और विनाशकारी साबित हुआ है। मतलब फैसला लेने से पहले ही उसकी असफलता की कल्पना करना, ये तो थोड़ा अजीब है। जब आपने मान लिया है कि निवेश फेल हो गया है, तो उन सभी संभावित कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जैसे शायद कंपनी का नया प्रोडक्ट फेल हो गया, या सरकार ने नियम बदल दिए, या किसी नए प्रतियोगी ने उनका मार्केट छीन लिया। ये तकनीक हमें हमारी अत्यधिक आत्मविश्वास वाली सोच से बचाती है और उन जोखिमों को पहचानने में मदद करती है जिन्हें हम उत्साह में शायद नजरअंदाज कर रहे थे। और अपने फैसलों पर नजर रखने के बारे में क्या? कई बार हम नतीजों के बाद अपनी पुरानी सोच को बदल देते हैं और कहते हैं, अरे मुझे तो पता ही था कि ऐसा होगा। इसी को हाइंडसाइट बायस कहते हैं। और इससे बचने के लिए तीसरा टूल है डिसीजन जर्नल। जब भी आप कोई बड़ा निवेश करें तो एक डायरी में लिखें कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप ये फैसला क्यों ले रहे हैं और आपकी मुख्य धारणाएं क्या हैं। और सबसे जरूरी, अपनी उम्मीदों को एक संभावना दें। जैसे मुझे लगता है कि 70% संभावना है कि ये शेयर अगले साल 20% बढ़ेगा, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा? इससे आप सिर्फ परिणाम के बजाय अपनी फैसला लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकते हैं। 1 साल बाद चाहे फैसला सही हो या गलत, आप वापस जाके देख सकते हैं कि आपकी सोच सही थी या नहीं, कि आपने सही कारणों से सही फैसला लिया या सिर्फ भाग्यशाली रहे। ये हमें हमारी प्रक्रिया के लिए जवाबदेह बनाता है और हमें मुझे तो पहले से ही पता था वाले धोखे से बचाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से पहला टेकअवे तो ये है कि लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियों के लिए आंकड़े बहुत स्पष्ट रूप से कम लागत वाले बोरिंग इंडेक्स फंड के पक्ष में हैं। बिल्कुल। दूसरा, मिड और स्मॉल कैप जैसे कम रिसर्च वाले क्षेत्रों में जहां जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है, एक कुशल एक्टिव मैनेजर सच में फर्क पैदा कर सकता है। वहां अवसर ज्यादा है। और शायद सबसे जरूरी बात जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा जोखिम बाजार की अस्थिरता नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, हमारा फोमो, हमारा डर और हमारे पूर्वाग्रह। और इन सभी बातों को मिलाकर एक बहुत ही व्यवहारिक रणनीति बनती है जिसे निवेश की दुनिया में कोर सैटेलाइट कहा जाता है। कोर सैटेलाइट? हाँ, इसे ऐसे सोचें। आपके निवेश का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 70-80%, जो आपका कोर है, उसे लार्ज कैप इंडेक्स फंड जैसी स्थिर और कम लागत वाली चीजों में रखें। ये आपके पोर्टफोलियो की नींव है। और बचा हुआ छोटा हिस्सा? वो आपका सैटेलाइट है,